नॉबल्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, जबकि कान्या फ्रे की तरफ जिज्ञासापूर्ण नज़र डालता है, जैसे वो फाइनलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा है। फिर वो कहता है, सम्राट ने सही तरीके से अपनी मुहर लगा दी है, इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई मुझे विलेन बनने का नाटक करते हुए नहीं देखेगा। फिर फ्रे अपने शराब में एक घूंट भरता है और कान्या कहती है कि मुझे सेरेना कहीं भी नहीं दिख रही। वो जवाब देता है कि हाँ, मैंने सुना था कि उसे एक निमंत्रण भेजा गया था, क्योंकि आखिरकार ये एक बॉल है। मूनलाइट परिवार ने ज़रूर आने से मना कर दिया होगा। फिर कान्या कहती हैं कि सच में मूनलाइट परिवार के मुखिया इन इवेंट्स पर कम ही आते हैं, और सेरेना की स्थिति को देखते हुए जब उसकी सगाई रद्द हुई थी, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो आना नहीं चाहती। फिर फ्रे कहता है कि हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने सोचा था कि वो कम से कम मुझे मारने के लिए जासूसी करने के बहाने से तो सकती है। लेकिन कान्या कहती हैं कि क्या वो सच में तुम्हें मारने का इरादा रखती है? बस इतना ही नहीं, हमें उसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है और न ही कोई हरकत हो रही है। फ्रे सहमत होता है और कहता है कि आमतौर पर वो मेरी जान के पीछे जाने के लिए तुरंत कदम उठाती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो बस देख रही है। कान्या फिर सांस भरकर कहती है कि खैर, हम सतर्क रहेंगे क्योंकि मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है। फिर वो सम्राट रियॉन सोलर सनराइज का ऐलान करते हैं, जो कि महिमामय सूर्य का बेटा है। सम्राट और सम्राज्ञी सूरज की किरणों में घिरे हुए हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। सम्राट और सम्राज्ञी सूरज साम्राज्य में एक साथ आते हैं। सम्राट चमकदार सूरज की ऊर्जा से भरे हुए हैं। फ्रे की आईब्राउ तन गई हैं क्योंकि कान्या सूरज की ऊर्जा के प्रति कमजोर है। फिर सम्राट अपनी सूरज की ऊर्जा को वापस लेते हैं और सबको कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको यहाँ बुलाने का कारण तीसरी राजकुमारी और फ्रे रयान स्टारलाइट की सगाई की घोषणा करना है। सम्राट फिर एक बोरियत भरे चेहरे के साथ अपने भाषण के बीच में एक जम्हाई लेते हैं और कहते हैं, यह संघ पहली साम्राज्य की कसम के अनुसार है। वह अपने सिंहासन पर बैठता है और कहता है, रामी, कृपया मेरी ओर से समझाओ। फिर सम्राज्ञी मुस्कुराती है और कहती है, मैं सम्राट की जगह आगे बढ़ूंगी। फिर वह दोनों से कहती है कि आगे बढ़ें, फ्रे रयान स्टारलाइट और क्लाना सोलर सनराइज। जब वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो वह फ्रे से पूछती है, क्या तुम इस सगाई के लिए सहमति देते हो? वह फिर घुटने के बल बैठता है और कहता है, हाँ, और उसके हाथ को पकड़कर पूछता है, राजकुमारी क्लाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब सम्राज्ञी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ पूछती है, क्लाना, क्या वह इस सगाई के लिए राजी है? क्लाना थोड़ी हिचकिचाती है और फिर कहती है, मैं इस सगाई के लिए राजी नहीं हूँ। और अगले ही पल बॉल का कमरा पूरी तरह से कियोस में बदल जाता है। फिर सम्राज्ञी उस पर चिल्लाती है, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास ये कहने का अधिकार नहीं है। क्लाना तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, मेरे पास है और इसलिए मैं ये कह रही हूँ। स्टारलाइट परिवार और पहली साम्राज्ञी के बीच दूसरा वादा साफ साफ कहता है कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बिना शादी को औपचारिक नहीं किया जा सकता। वह सम्राट की ओर मुड़ती है और कहती है, क्या मैं गलत हूँ? पिता सम्राट बेफिक्र होकर जवाब देता है, ये तो दिलचस्प मोड़ ले लिया है। फिर वो आगे कहता है, मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों पहले ही इस सगाई पर सहमत हो चुके थे। मैंने सोचा ये बस एक औपचारिक वचन का आदान प्रदान होगा। फिर क्लाना कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे मना करने का हक था। वो जवाब देता है, ऐसा लगता है कि सम्राज्ञी अपनी व्यस्तता में ये भूल गई कि तुम्हारी सहमति जरूरी थी। फिर वो कहता है, अब मुद्दे पर लौटते हैं। मैं भी पहली साम्राज्ञी के वादे को पलट नहीं सकता, जिसका मतलब है कि जब तुमने इस शादी को ठुकरा दिया तो ये बेईमानी है। फिर उसने फ्री से पूछा, क्या तुम इस नतीजे को स्वीकार कर सकते हो? फ्री एक शरारती मुस्कान के साथ खड़ा होता है और अपने ऑस्कर लेवल के अभिनय कौशल का इस्तेमाल करते हुए कहता है, हे महाराज, मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आंसू भरे हुए वो आगे कहता है, मेरे दिल को निस्वार्थ प्रेम के दुहक से लगभग तोड़ दिया जा रहा है। हालांकि अगर प्रिंसेस क्लाना की खुशी इस यूनियन में नहीं है तो मैं उसे भूलने के लिए अलविदा कह दूंगा। क्लाना उसके अभिनय कौशल से थोड़ा निराश लगती है, जबकि सम्राट खुशी से फ्री की तारीफ करता है, कहते हुए कि तुम सच में बहुत उदार हो। वो आगे कहते हैं कि शायद तुम थोड़ा नाराज हो गई हो, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने हमें बचा लिया। फिर सम्राट अपना शराब का गिलास उठाते हैं और सभी मेहमानों से माफ़ी मांगते हैं जो सगाई देखने आए थे। कहते हैं कि इस दावत का आनंद अपनी पूरी मर्जी से लो। फिर सम्राज्ञी क्लाना की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाती हैं,
तू छोटी शैतान, मैंने तुझे नहीं कहा था कि अगर तू इस सगाई में फेल हुई तो मैं तुझे बेच दूंगी। क्लाना कड़ी नज़र के साथ जवाब देती है, अगर तुम चाहो तो ऐसा करने में बिल्कुल हिचकिचाओ मत, मैं बस तुम्हारी हर एक गंदगी को उजागर कर दूंगी। फिर फ्रे बीच में आ जाता है। खांसते हुए और दुखी आवाज में वह कहता है, हे महारानी, ये सच में बहुत अफसोस की बात है। आंसू के साथ वो आगे कहता है, लेकिन मैं तैयार की गई दान राशि वापस ले जा रहा हूँ। इम्प्रेस चिंता में पड़ जाती है और कहती है, बिल्कुल, इसे वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रे खुशी से उसकी ओर आंख मारते हुए कहता है, ओह, और इम्यूनिटी क्लॉज के बारे में, मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हूँ। तब क्लाना हैरान होकर पूछती है, वे उस शैतान को ऐसा कैसे दे सकते हैं? वह चिल्लाती है, मेरी बात याद रखो, तुम्हें अकेले आगे बढ़ने नहीं दूंगी। फरे ने अंदर ही अंदर कहा, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। ये बॉल कितना झंझट भरा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। अब मैंने मंगेतर के बोझ से छुटकारा पा लिया है और मैं आज़ाद हूँ। अचानक एक लड़की ने कहा, ओह गरीब लॉर्ड फ्रे, मैंने कहा था ना कि वो मेलेनी राजकुमारी परेशान है। फ्रे ने सुनहरे बालों वाली लड़की की ओर एक आह भरी और अंदर ही अंदर सोचा कि वो कभी नहीं सीखती। वो फिर और करीब आकर बोली, राजकुमारी क्लाना का तुम्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना कितना क्रूर है। कोई ना मेरे जैसे आज्ञाकारी होना तुम्हारे लिए कहीं बेहतर मेच है। फिर वो बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे खेद है, लेकिन क्या तुम बस गायब हो सकती हो? तुम्हारी छिपी हुई इरादों के साथ तुम बेहद घिनौनी हो, पागल लड़की। वो हैरान होकर चिल्लाती है, तुमने अभी क्या कहा? वो पलटकर पूछती है, मुझ में ऐसा क्या गलत है? और फ्रे जवाब देता है, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तुम इरिटेटिंग हो और ऊपर से तुम्हारी पर्सनैलिटी भी खराब है, तो गायब हो जाओ और मेरे सामने फिर कभी मत आना। जैसे ही फ्रे वहां से चलता है वो चिल्लाती है, तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का हक कैसे मिला? बस इसीलिए कि तुम एक ड्यूक के बेटे हो, तुम सोचते हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम थोड़े अच्छे दिखते हो। फ्रे बड़बड़ाता है, क्या बुरा इंसान है, और कानिया से माफ़ी मांगते हुए हाथ हिलाता है कि उसने उसे इंतज़ार कराया। कानिया फिर उसे हैरानी से देखती है और कहती है, मास्टर, यह तो बहुत बुरा है। फ्रे उलझन में है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि कानिया अपनी शांति खो बैठी। फिर वह उसे एक पत्र देती है और नर्वसली कहती है, सच तो ये है कि कुछ पल पहले लेडी सेरेना आई थी और आपके लिए यह पत्र छोड़ गई। इसमें लिखा है, आंगन में आओ अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें तुरंत मार दूं। अब दृश्य आंगन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम फरे को सेरेना को बुलाते हुए देखते हैं। वह फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है, काफ़ी समय हो गया। फरे फिर नर्वसली कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? हम अब सगाई में नहीं हैं, है ना? फरे थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, जबकि वह उसकी तरफ बढ़ती है, कहती है, मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें नहीं कहा तो तुम मुझे अनदेखा कर दोगे, इसलिए मैंने धमकियाँ दी। मुझे पता है कि हम अब अजनबी हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मुझे किस चीज़ में मदद करनी है, क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई है। मुझे बॉल और हमारी टूटी हुई सगाई के बारे में कुछ नोट्स मिले हैं, लेकिन इसके अलावा फ्री कंफ्यूज होकर उसे बीच में ही रोक देता है और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो फिर आंख मारती है और पूछती है कि क्या तुम बॉल की बात कर रहे हो? वो चिल्लाता है, नहीं, वो हिस्सा नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मैंने अपनी यादें खो दी हैं। फ्री फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उससे बात करने पर उसे और उलझन होती है। वो उससे इस बारे में पूछता है और वो बताती है कि पिछले महीने की यात्रा की उसकी यादें जादू से मिटा दी गई थीं। फिर वो पूछता है कि ऐसा कौन कर सकता है? वो जवाब देती है, ये मैंने किया था। मैंने जादुई टावर के मास्टर से कहा कि ये मेरे लिए करे। फिर दर्शक उसके पैरों को देखते हैं और वो एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, मैंने मुझ पर पूरी तरह से आज्ञाकारी रहने का जादू भी डलवाया है, जो मुझे तुमसे बांधता है। वो उलझ जाता है और चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कौन जानता है, शायद तुम्हारी मदद करने के लिए। अगर मेरा याददाश्त मिटा दिया गया और मैं तुमसे पूरी तरह से आज्ञाकारी भी रहूं, तो ये बहुत संभावित है कि जो मैंने भुला दिया वो तुमसे जुड़ा हुआ है। वो अभी भी उलझा हुआ है और पूछता है, मेरे से क्या जुड़ा हुआ है सेरेना? सेरेना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मैंने खंडहरों में क्या देखा। लेकिन फ्रे हैरान है और अंदर ही अंदर सोचता है कि खंडहर मुझे नहीं बताते। उसने सुना है कि दुनिया भर में ऐसे खंडहर हैं जो हीरो से जुड़े हैं। इन खंडहरों में हीरो की पहचान और सिस्टम में दंड के बारे में रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। ये कॉर्ड में लिखे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कोई इन्हें नहीं पढ़ पाएगा।
क्या उसने वाकई में संदर्भ और अनुमान के जरिए इन्हें समझ लिया? तो क्या उसने सच में जान लिया कि मैं कौन हूँ और अपने ही मेमोरी को मिटा दिया ताकि मुझे दंड का सामना न करना पड़े? मुझे पता था कि वो एक जीनियस है, लेकिन ये समझने से परे है। सरेना फिर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने तय किया है कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं सोचूंगी। अगर मैं इसे सोचते सोचते याद करूं, तो ये एक समस्या होगी। फिर फ्रे कहता है, अब मुझे स्थिति समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? वह जवाब देती है, ओह है। फिर वह आंख मारती है और कहती है, ये इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फ्रे थोड़ा उलझन में पड़ जाता है जब वह जोड़ती है, तुम सच में एक बुरा इंसान हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वह जाती है और कहती है, फिर मिलते हैं। अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। फ्रे बड़बड़ाता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं सेरेना की क्षमताओं का सही इस्तेमाल करूं, साथ में मूनलाइट परिवार की ज़बरदस्त बुद्धिमत्ता और मानव संसाधनों का सहारा लेकर और हाल ही में मिली कानूनी छूट का भी सही इस्तेमाल करूं, तो मुझे पहले क्वेस्ट को बिना किसी दिक्कत के पूरा कर लेना चाहिए। इसी बीच उस समय टावर मास्टर, जो पश्चिमी महाद्वीप से सूर्योदय साम्राज्य में लौटी थी, सड़क पर चलते हुए दर्द में बड़बड़ा रही थी। वो मर्मर्स करते हुए बोली, उसने मुझसे कहा कि मैं एक मन का जादू करूं। पिछली चिट्ठी पर जो जादू का मंत्र था, जब उसे अपनी यादें खोई थीं, क्या उसे लगता है कि ये कोई ऐसा जादू है जिसे बस मन से किया जा सकता है? यहाँ तक कि सम्राट को भी वो जादू पाने के लिए 1 साल तक लाइन में खड़ा होना पड़ता है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, अगर तुम मेरी शिष्य नहीं होती। तभी एक छोटी लड़की उसे इंटरप्ट करती है और पूछती है, क्या आप ब्रेड खरीदना चाहेंगी? टावर मास्टर, जो गुस्से में है, उसे कहती है कि वो भाग जाए क्योंकि वो अभी बिजी है। दोस्तों, लगता है ये वही बच्ची है जिसे फ्रे ने सक्यूबस रानी से बचाया था। ये बच्ची बड़ी समझदार है क्योंकि दूसरों की तरह फ्रे ने जो पैसे उसे दिए थे, उनका इस्तेमाल करके अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। फिर बच्ची पूछती है, क्या आपके पास खाने का समय नहीं है? टावर के मास्टर चुपचाप उसे देखती हैं और उस प्यारी लड़की की मुस्कान पर मुस्कुराती हैं, जिसकी आंखें बोलते समय चमकती हैं। फिर वो उस लड़की द्वारा दी गई ब्रेड का टुकड़ा लेती है और कहती है, हाँ सही बात है, जादू के टावर का मास्टर बहुत बिजी है। छोटी लड़की फिर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, जादू के टावर के मास्टर? मास्टर जवाब देती है, हाँ मैंने ऐसा महसूस किया कि इस इलाके में जादुई ताकत की भरपूर मात्रा है, इसलिए मैं टावर की मास्टर यहाँ जांच करने आई हूँ। फिर मास्टर उसे एक सोने का सिक्का देती है और बुदबुदाती है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट था। लड़की उत्साहित होकर कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं जादू कर सकती हूँ। मास्टर फिर कहती है, तू तो झूठ बोल रही है, मुझे तो तुझ में जादू की एक भी झलक नहीं दिखती। लड़की फिर एक जादुई चक्र बनाती है और अपने शरीर से चमकदार रोशनी निकालती है। टावर की मास्टर अपने मुंह को चौड़ा खोले उसे अविश्वास से देखती है और कहती है, नहीं। वो जबरदस्त जादुई ताकत इस बच्चे से थी। वो जल्दी से वॉर्प होकर लड़की के पास पहुंच गई। छोटी लड़की उस जगह को बेतुकी नजर से देख रही थी जहां टावर मास्टर 1 सेकंड के लिए गायब होने के बाद फिर से दिखाई दिए थे। फिर मास्टर ने छोटी लड़की से उसका नाम पूछा और उसने जवाब दिया, ग्लेयर। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है ग्लेयर, आज से तुम मेरी शिष्य हो। ग्लेयर ने उलझन में अपना सिर झुकाया और उसकी बाईं अंगुली पर जो भाग्यशाली अंगूठी थी जो उसने अब तक संभाल के रखी थी, वो चमकने लगी। इसी दौरान एक अनजान जगह पर कमरे में एक लड़की शानदार सिंहासन पर बैठी थी। चेहरे पर बोरियत की एक एक्सप्रेशन थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस सज़ा के कारण छिपकर रहने से थक गई हूँ। तभी एक पन्ना आंखों वाला कौआ खुली खिड़की से अंदर आता है और उसे अपनी महारानी कहकर बुलाता है। पूछता है कि क्या उसने उसे बुलाया। उस लड़की को कौए ने द डेमन किंग कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तय कर लिया है कि अब हमारे कदम उठाने का समय आ गया है। अब हमें आम लोगों के छात्रावास पर हमला करने का समय आ गया है। हम इस हमले के दौरान होने वाले हंगामे का फायदा उठाकर साम्राज्य में घुसपैठ करेंगे। कौआ कहता है, फिर मैं सही हमलावरों को खोजूंगा। वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, ऐसे इंसानों को ढूंढो जो जलन और घमंड से भरे हों, जो मजबूत नकारात्मक भावनाएं रखते हों। उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है और काले जादू का उन पर ज्यादा असर होता है। कौआ फिर कहता है, समझ गया,
मैं तुरंत अकादमी में तलाश शुरू करता हूँ। वह फिर जवाब देती है, मेरे पास एक और चीज़ है। वो एक लाल पेंडेंट देती है और कहती है, अगर तुम इसे पहनोगे तो कोई तुम्हारी असली पहचान नहीं जान पाएगा। मुझे ये बहुत मज़ेदार लगता है। एक धुंधला सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने तैर रहा है और वह शरारती मुस्कान के साथ कहती है, मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि हीरो अपनी पहली मुख्य चुनौती में किस तरह की लड़ाई करेगा। अब दृश्य कुछ दिन बाद बदलता है, जब हम कानिया को फ्री से पूछते हुए सुनते हैं कि वह क्या कर रहा है। वह बताता है कि वह बस कुछ योजनाएं बना रहा है और आगे कहता है, आगे देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लिए ताकत इकट्ठा करना समझदारी होगी। कानिया फिर पूछती है, आपका मतलब है हमले की तारीख और उसके बाद की तैयारी करना? फ्रे जवाब देते हुए कहता है कि इसके बाद की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। मैं बस झूठी बातें फैला सकता हूँ और अंक कमा सकता हूँ। इसका मतलब है कि हम बस असली अपराधी को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कानिया फिर पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। हम खोजेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ नहीं पाए तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यह संभव नहीं है। जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा है, डेमन डिटेक्टर एक खास चीज़ है, वेशभूषा और जादू इसका कुछ नहीं कर सकते। ये एकमात्र अपवाद सिस्टम है, लेकिन मैं केवल वही हीरो हूँ जो इसे रखता हूँ। कानिया फिर कहती है कि असल में धोखा देना मुमकिन है। वो ये बात टाल देता है और कहता है, हाँ तो चिंता मत करो। लेकिन अचानक से सेरेना कमरे में घुस आती है और फ्रे को गुड मॉर्निंग कहती है। कानिया उसे घूरते हुए कहती है, सेरेना, अगर तुम बिना इजाज़त आओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सेरेना शरारत से जवाब देती है, क्या मुझे अपने मंगेतर के कमरे में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है? कानिया चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी सगाई रद्द हो गई है, लेकिन सेरेना कमरे में घुस गई और सब कुछ देखने लगी। सेरेना फिर कहती है, कम से कम ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ संदिग्ध कर रहे हो। फ्रे ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ा और कहा, तुमने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर मुझे कॉल करो, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेरेना फिर रुकती है और कानिया को एक गंभीर नज़र से देखती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। कानिया जवाब देती है कि वो उसकी बटलर है, लेकिन सेरेना काने को बीच में ही रोक देती है और पूछती है कि क्या वो उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। कानिया फिर जवाब देती है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी और सेरेना उसे गंभीरता से देखती है और कहती है, तुम्हारी पुतलियां और शरीर में कोई असामान्य संकेत नहीं दिख रहे हैं, लगता है तुम सच बोल रही हो। फिर वो फ्रे की तरफ देखती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो उसके बटलर पर भरोसा कर सकती है। फ्रे फिर नर्वसली उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसका ध्यान रखा। वो फिर उससे पूछती है कि क्या उसे किसी चीज़ में मदद चाहिए, क्योंकि वो अब जाने वाली है। वो गले को साफ करता है और कहता है, हाँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक आदेश है। मेरे बारे में किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरह से यकीन मत करना। फिर वो सहमत हो जाती है और कहती है कि उसने समझ लिया। फ्रे फिर सोचता है कि यह किसी भी सज़ा से बचाने में मदद करेगा। सज़ा केवल तभी लागू होती है जब पूरी तरह से यकीन हो, जैसे कि कानिया के साथ, क्योंकि पूरी तरह से यकीन होना ही सक्रिय करने की शर्त है। फिर वह उसे एक नक्शा और एक डिवाइस देता है और कहता है कि उसके पास एक अनुरोध है। वह फिर पूछती है, क्या यह सामान्य छात्रों के छात्रावास के आसपास का नक्शा नहीं है? वह बताता है, यह एक डिवाइस है जो दानवों का पता लगाती है। हमें जानकारी मिली है कि दानव उस इलाके में एक आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं। मुझे मूनलाइट परिवार से सुरक्षा और निगरानी के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत है। वह इसके लिए सहमत हो जाती है, लेकिन पूछती है कि वह अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। फ्रे उसे बताता है कि ये एक आदेश है और ज़्यादा न टोकने को कहता है। फिर से पूरी तरह से काबू पा लेता है और वो कहती है कि उसे समझ में आ गया। वो उसे बताता है कि अगर उसे कुछ संदिग्ध लगे तो तुरंत उसे बताना। वो फिर हाँ करती है और जाने की तैयारी करती है। जाते समय वो झांक कर कहती है, तो फिर बाद में मिलते हैं, और एक प्यारी मुस्कान के साथ कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों उसके बर्ताव से परेशान हो जाते हैं और कानिया उसे बताती है कि सेरेना हमेशा की तरह ही अनिश्चित है। फिर फ्रे भी सहमत होता है और कहता है, हाँ, लेकिन उसकी क्षमताएं तो असीमित है। फ्रे आगे कहता है, चलो अभी धैर्य से इंतज़ार करते हैं। अब शाम का समय है और हम देखते हैं कि मूनलाइट यूनिट्स इलाके की निगरानी कर रही हैं किसी संदिग्ध गतिविधियों के लिए। हम उन्हें नारुतो रन करते हुए देखते हैं और एक महिला सेरेना को रिपोर्ट करती है कि उन्होंने आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। सेरेना कहती है कि उसने अच्छा काम किया है
और डिवाइस की जांच करती है, ये कहते हुए कि अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। फिर महिला कहती है कि उन्होंने डेमन स्पेशलिस्ट्स को भी तैनात कर दिया है, तो अब बस समय की बात है कि हम पकड़ लेंगे। फिर सेरेना उसे बताती है कि वो उस पर भरोसा कर रही है और वो औरत अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो जाती है। कहती है कि वो अपनी जगह भी ले लेगी। फिर सेरेना नक्शे की तरफ देखती है और कहती है कि शायद उसे निर्धारित जगहों की जांच करनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि एक कौवा उसकी योजनाओं पर नजर रख रहा है। जैसे ही वो कहती है कि लगभग 6 मुख्य बिंदु हैं, कौवा अंदर ही अंदर सोचता है कि वो शख्स भी दोषी नहीं है, मैं बस उनसे थोड़ी बहुत भावनाएं ही महसूस कर पा रहा हूँ। डेमन लॉर्ड ने कहा था कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। असल में ये कोई ऐसा होना चाहिए जो ताकतवर काले जादू का इस्तेमाल कर सके ताकि डेमन लॉर्ड की बंदिशें तोड़ सके, कोई ऐसा जो जादू का चक्र बना सके और पूरे आम लोगों के छात्रावास की बलि चढ़ा सके। फिर उसे एक लड़की के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ मुड़ता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसाबेल है। वो गुस्से में अपने नाखून चबाते हुए फ्री को बास्टर्ड कहती है। वो कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बॉल में इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। वो कमीना सोचता है कि वो थोड़ी अच्छा दिखने की वजह से कुछ भी कर सकता है। मैं उसकी कमज़ोरी खोज लूँगी और उसे सब कुछ के लिए पछताने पर मजबूर कर दूँगी। कौवा उससे बहुत सारे नकारात्मक इमोशंस महसूस करता है और कहता है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। फिर वह अपने पंख फैलाता है और उसकी ओर उड़ने लगता है। उसके पंख उसके पास गिरने लगते हैं। जब वह अब उसके ठीक ऊपर होता है तो वह कौवे की ओर देखती है, लेकिन जैसे ही पंख उसके कंधे को छूते हैं वह एक बुरी आरा से ग्रसित हो जाती है। कौवा फिर कहता है, मुझे जवाब दे दुष्ट इंसान, तुम कौन हो? वह जवाब देती है, मैं दानव लॉर्ड की सेविका हूँ। जैसा तुम चाहोगे, मैं अगले दिन आम लोगों के डॉर्मेट्री पर हमला करूँगी।